जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। आज की इस श्रृंखला में दोस्तों हम देखने वाले हैं आईटीबीपी। जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम 27 सितंबर है, तो 27 सितंबर वालों के लिए इंपॉर्टेंट जीएस जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों याद रखेंगे, जीएस जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए यदि आपका एग्जाम 27 सितंबर को है तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 1959 में, यहां पर क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान देश के तहत केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था। यानी कि कहने का मतलब है कि केरल राज्य में 1959 की बात है और केरल राज्य में क्या हुआ, केरल राज्य का जो शासन था, मान लीजिए जो केरल का मुख्यमंत्री हुआ करता था, वहां का शासन जो केंद्र सरकार थी उस समय उसने अपने हाथों में ले लिया था। तो ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे, जब हम किसी राज्य का शासन कोई केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेती है तो उस समय क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन। और क्वेश्चन में हमसे घुमा फिरा के पूछा है कि राष्ट्रपति जो शासन है दोस्तों, ये आपका किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रपति शासन होता है अनुच्छेद 356 में होता है। किस में होता है? याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में होता है। होता क्या है दोस्तों, जब किसी राज्य में चुनाव होना होता है तो चुनाव से पहले वो सरकार होती है वो खत्म कर दी जाती है और उस समय राज्यपाल क्या करता है, जो अपने अपने पावर का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है और यह 356 अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है। जबकि अनुच्छेद 352 में दोस्तों आपातकाल का जिक्र है। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपातकाल के बारे में याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 360 दोस्तों एक वित्तीय आपातकाल के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में? वित्तीय आपातकाल के बारे में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है, आपातकाल भी लगभग 3 बार लग चुका है और वित्तीय आपातकाल अभी अपने भारत में एक भी बार नहीं लगा है, ये याद रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? यानी कि जो सूरजमुखी की खेती की जाती है, किसकी? याद रखेंगे, सूरजमुखी की। सूरजमुखी की खेती करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? ऐसा क्वेश्चन हमसे दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो सूरजमुखी की जो खेती करने वाला राज्य है दोस्तों, ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सूरजमुखी की सर्वाधिक खेती की जाती है, इसको याद रखेंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है दोस्तों? याद रखेंगे, गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। राजस्थान में दोस्तों हमारा बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। किसका? याद रखेंगे, बाजरा का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम पंजाब की बात कर लें दोस्तों, पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं सर्वाधिक होता है। अगर पूछेगा प्रति हेक्टेयर गेहूं सर्वाधिक कहां पर होता है दोस्तों, याद रखेंगे, तो प्रति हेक्टेयर गेहूं हमारा हो जाता है पंजाब में, जबकि सर्वाधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में। और सूरजमुखी के बारे में पूछा तो इसका राइट आंसर कर्नाटक बनेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, ठीक है, ये पूछा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके निम्नलिखित में से किस बीमारी का पता लगाते हैं? अगर हम बात कर लें दोस्तों इसकी, किसकी? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे की, तो इसको शॉर्ट में कहते हैं EL। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेंगे, ELIS और A। ठीक है, इसका एलिसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलिसा। और जो एलिसा टेस्ट होता है क्या होता है? याद रखेंगे, जो एलिसा टेस्ट होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि दोस्तों इसको कहा जाता है एड्स। और एड्स का जो टेस्ट होता है, एड्स की किसी व्यक्ति में जानकारी पता करनी है तो दोस्तों याद रखेंगे एलिसा टेस्ट इसका कहा जाता है। ठीक है, तो एलिसा टेस्ट हमसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि डैश 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट थे। अगर बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह की, तो विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर बनेगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह सेकंड कह सकते हैं या फिर बहादुर शाह जफर इसको कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो इस समय दिल्ली का बादशाह, मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। जबकि इसके बारे में एक बात और याद रखेंगे दोस्तों,
जो आपका बहादुर शाह जफर था, ये कविताएं लिखता था, ठीक है। और इसकी जो मौत हुई थी ये म्यांमार में हुई थी। कहां पर हुई थी? म्यांमार में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और याद रखनी है, जो झांसी का विद्रोह था, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1857 में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जबकि कानपुर की बात करें, कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों याद रखेंगे नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों अवध का नेतृत्व। दोस्तों अभी तक हमने कई बार पढ़ा है कि जो लखनऊ का नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था, लेकिन लखनऊ उस समय अवध की राजधानी थी, तो अवध का नेतृत्व भी बेगम हजरत महल करेंगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर स्थित हैं? अगर बात कर लेते हैं हम दोस्तों एलोरा की गुफाओं की, एलोरा की गुफाओं में जो मठ मंदिरों की संख्या है ये दोस्तों है 34। कितनी है? याद रखेंगे 34 मठ मंदिर आपके एलोरा में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और एलोरा की जो गुफाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि 600 से 1000 ईस्वी के मध्य में राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर 34 हमारे मंदिर मस्जिद हो जाएंगे, सॉरी मंदिर और मठ हो जाएंगे, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे ये हमारा क्या है दोस्तों, ये यूनेस्को विश्व धरोहर भी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है, कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी ये इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? दोस्तों हमसे बात कर रहा है साइंस के नोबेल की, किसकी? सॉरी इकोनॉमिक के नोबेल की बात कर रहा है। और बात कर लेते हैं इकोनॉमिक के नोबेल के बारे में। तो दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार होते हैं वो दिए जाते हैं द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ द साइंसेज। याद रखेंगे, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ द साइंसेज के द्वारा इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार दोस्तों नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। याद रखेंगे, जो शांति का नोबेल दिया जाता है दोस्तों ये हमारा नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। जबकि अन्य जो 4 नोबेल दिए जाते हैं वो स्वीडिश अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का आपका द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, जबकि 4 जो नोबेल पुरस्कार शेष रह जाते हैं, जैसे आपका अर्थशास्त्र नहीं, जो आपका साहित्य का होता है, इसके अतिरिक्त आपका वो चिकित्सा का होता है, इसके अतिरिक्त और फिजिक्स का होता है और केमिस्ट्री का होता है, ठीक है। ये सारे के सारे किससे दिए जाते हैं? याद रखेंगे, ये हमारे स्वीडिश अकेडमी देती है। जबकि इकोनॉमिक ऑफ साइंस है, जबकि और शांति का नॉर्वेजियन कमेटी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों अगर बात कर लेते हैं फिक्की की स्थापना के बारे में, तो फिक्की की स्थापना भारत में 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में। और दोस्तों वर्तमान में इसका जो हेड क्वार्टर है यानी कि इसका जो मुख्यालय है दोस्तों ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त याद रखेंगे फिक्की भारत का सबसे बड़ा व्यापार महासंघ है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि 35-40 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दून कौन से सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा दून स्थित है? अगर दोस्तों बात कर लेते हैं दून की, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते होंगे कि दून क्या होता है। दून क्या होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ये एक बड़ी बड़ी गहरी गहरी घाटियां या खाई होती हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी घाटियां होती हैं जिनकी अनुमानित लंबाई 35 से 40 किलोमीटर होती है और यहाँ पर 22 से 25 किलोमीटर इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। और दोस्तों ये दून सबसे बड़ा भारत का दून है देहरादून। क्या है? देहरादून। और देहरादून दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी भी है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा दून क्या है? ये देहरादून है। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। पहाड़ों में जो सबसे बड़ी खाइयां घाटियां होती हैं ये आपकी दून कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग कौन से जीवाणु के कारण होता है, हमें यह बताना है। अगर बात कर लेते हैं कुष्ठ रोग की, तो पहली बात तो याद रखना ये जीवाणु से होने वाला रोग है। किसका? याद रखेंगे, कुष्ठ रोग जो है ये हमारा जीवाणु से होने वाला है। और कौन सा जीवाणु है? तो दोस्तों याद रखेंगे माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा कुष्ठ रोग होता है और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है 1832 में दामिन एको के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र देश की भूमि के रूप में घोषित किया गया था। देखिए हम बात कर लेते हैं 1832 की, तो इस समय हमारा विद्रोह चला था संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह चला था? 1820 से लेकर 32 के आसपास के समय संथाल विद्रोह चलता है। और संथाल विद्रोह आपका
ये जो चला था, इसके बाद में याद रखेंगे सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र संथालों को दिया गया था और इसलिए इस भूमि को संथालों के नाम घोषित किया गया था। तो याद रखेंगे संथालों को घोषित किया गया था, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट है। देखिए कंप्यूटर तो हमारे में पूछा नहीं जाता, यदि पूछा जाता तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। और प्लॉटर क्या होता है, एक तरह का प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध डैश राज्य में तथा डैश नदी पर स्थित है। यानी कि सरदार सरोवर बांध है, जो सरदार सरोवर डैम है, याद रखेंगे ये सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम की बात कर लें तो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। कहां पर है, गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे गुजरात में स्थित है और दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है, नर्मदा नदी पर, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और इसी सरदार सरोवर डैम के आसपास के क्षेत्र में आपके केवड़िया नामक स्थान पर आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे फिर से कंप्यूटर से है, कह रहा है एक फाइल वर्ड ओपन एक्सएमएल माइक्रो इनबिल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये डॉक्यूम होती है, क्या होती है, डॉक्यूम, DOCM। जिस तरह से आपकी PDF होती है इस तरह से आपकी एक डॉक्यूम भी होती है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है डैश पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो क्वेश्चन में पूछा कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। क्वेश्चन ऐसा है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज, तो दोस्तों याद रखेंगे सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी किसने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की थी। और यह समय था दोस्तों 1665 का। इस समय इनके द्वारा एक मृत कोशिका खोजी गई थी जो कि पेड़ के छाल से निकली थी, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है फोडोंग, फोडोंग मठ किस राज्य में स्थित है। तो अगर बात कर लेते हैं दोस्तों फोडोंग मठ की, किसकी, फोडोंग की, तो ये हो जाएगा दोस्तों सिक्किम में। कहां पर हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ मठ हैं, जैसे दोस्तों हमारा हेमिस मठ। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि हेमिस मठ कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये बताना है आपको लद्दाख में। कहां पर बताना है, लद्दाख में हेमिस मठ स्थित है। इसके अतिरिक्त बिहार तो हमारा बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान बुद्ध को बिहार के बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में, याद रखेंगे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों है भरहुत स्तूप। किसका, याद रखेंगे भरहुत स्तूप, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्तूप है, इसको भी याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में ही सांची का स्तूप है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है कि दोस्तों यहां पर निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। अगर बात कर लेते हैं झारखंड के जलप्रपात की, तो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर, कौन सी नदी पर, याद रखेंगे स्वर्ण रेखा नदी पर जलप्रपात स्थित है, जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है, हुंडरू जलप्रपात, इसको याद रखेंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अगर दूध सागर की बात कर ली जाए तो दूध सागर दोस्तों मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जोग जलप्रपात की बात की जाए दोस्तों, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। कहां पर, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। जबकि चूलिया जलप्रपात दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान में। और ये दोस्तों याद रखेंगे चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी, चिनाब नदी पर, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। सॉरी चिनाब नहीं होगी, चंबल नदी पर, माफी चाहेंगे, राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। तो चूलिया चंबल पर राजस्थान में, जोग कर्नाटक में, आपका शरावती पर, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में, जबकि दूध सागर मांडवी नदी पर गोवा में स्थित है, इसको भी याद रखेंगे। इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला फायर पार्क जनवरी 2021, ये करंट अफेयर था, ये अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है मौद्रिक एवं तरलता राशियों का सही संबंध कौन सा नहीं है। तो नहीं बताना है तो इसका याद रखेंगे M3 = M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों को नेट टाइम। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछ ले, तो इसका सूत्र याद रखना है, ये शामिल नहीं है, जबकि ये सारे के सारे सूत्र जो हैं ये मौद्रिक और तरलता राशियों के बीच स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है निम्न में से किस संस्थान में नेशनल इंपोर्टेंस इंस्टीट्यूट की श्रेणी में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARI 2020 को पहली रैंक मिली। यह भी उस समय का करंट अफेयर है, अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहे हैं अगस्त 2020 में ICC अंपायरों की पैनल में पदोन्नति की गई थी। तो यह भी करंट अफेयर है, ये नहीं पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर KN अनंत पद्मनाभन हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वर्तमान में भारत के कुछ अंपायर हैं जो ICC में शामिल है, जिनमें से याद रखेंगे नितिन मेनन, इंपॉर्टेंट है, नितिन मेनन के बारे में याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त नितिन मेनन के बाद अनिल चौधरी, ठीक है, अनिल चौधरी के अलावा आपके के अनंत पद्मनाभन ये भी शामिल है। कुमार धर्मसेना जो अंपायर हैं दोस्तों ये श्रीलंका के हैं, इनको भी याद रखेंगे, हो सकता है स्टैटिक में आपसे पूछ ले, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण बैंकों के लिए डिजिटल सेवा हेतु प्रोग्राम शुरू किया था। तो ये भी क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, उस समय इसका राइट आंसर गुजरात बना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। कह रहा है मणि तोम्बी सिंह मणिपुर के किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे। तो बताएंगे दोस्तों मणि तोम्बी के बारे में, ये भारत के एक सुप्रसिद्ध फुटबॉलर थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किस व्यक्ति ने ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान प्राप्त किया। तो ये भी उस समय का करंट अफेयर याद रखेंगे, जिगमेंट डोलमा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग, अगर बात कर लेते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के स्टेट पीसीएस के बारे में, तो दोस्तों इसका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है या फिर 62 वर्ष का, जो भी पहले हो जाए। या तो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर ले, क्या कर ले, 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर ले, या उसकी उम्र 62 वर्ष हो जाए, तो ये अपने आप रिटायर हो जाएगा। ठीक है, जो भी पहले हो, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थान का नाम कौन है। तो ये भी हेल्पलाइन इंडिया, ये करंट अफेयर था उस समय का, ये भी अब नहीं पूछा जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों शायद अभी ठीक है, और भी क्वेश्चन है क्या, और भी क्वेश्चन है, अब नहीं है। देखिए यहीं पर आपके क्वेश्चन थे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आज हमने देखे, जिसमें से 3-4 ऐसे करंट अफेयर थे जो आपके अब नहीं पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप जरूर देखिएगा, यदि आपका 27 सितंबर से को एग्जाम है, इससे पहले ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, इस तरह की और क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यदि क्लास पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, और इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो डीएसआर ऑफिशियल नाम से है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।